इसी टाइम पीरियड में 2600 से 1900 बीसी के बीच में यहाँ पर इंडस रिवर वैली के पास और गुजरात रीजन में एक नई सिविलाइजेशन का निर्माण होता है, विच इज़ कंटेम्प्रेरी बट हाईली अर्बनाइज्ड, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। छोटे छोटे रीजन्स जहाँ पर ट्राइबल्स हैव सेट इन देयर फुट, टेरिटरी इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गई है। ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स साथ में आती है और मिलकर बनाती है 16 महाजनपद 600 से 300 बीसी के बीच में। दिस वाज आल्सो नोन एज सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। ये पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाते हैं। फिर हमें थोड़ा जब ये एक्सपैंड करते हैं उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है और राइज होती है शिशु नाग डायनेस्टी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। कुशान्स आते हैं अबाउट 1st to 4th AD और यही कुशान्स, यही इंडो-ग्रीक्स issued the first gold coins in India, and Kushans issued the purest gold coins in India, and they established an empire, Kushans, up till Mathura and Peshawar. So while it was not an all India empire completely, but it was one of the richest, culturally rich empire which stands the testament of time. Hi everyone. So today we will be discussing the entire ancient history through its timeline and geography and its unique features in very short amount of time, probably 10 to 15 minutes, and we'll learn about it. Let's begin. So history जब written writing की कोई शुरुआत नहीं थी, हम उस दौर में हैं, that is known as प्री हिस्ट्री या फिर स्टोन एज, जब पत्थरों से लोग टूल्स बनाते थे और सोसाइटीज़ में जीते थे। ये टाइम पीरियड डिवाइडेड है अर्ली स्टोन, दैट इज़ ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। इसी को बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक टाइम पीरियड। व्हेन वी सी अबाउट ओल्ड स्टोन एज, इट इज़ नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। 5 लाख to 10,000 BCE में ये टाइम पीरियड मिलता है। इसमें हमको ऑल अक्रॉस इंडिया हमको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि राजस्थान में डीडवाना है, उसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश में भिम्बेटका है, तमिलनाडु में अतरमपक्कम है, और भी बहुत सारी साइट्स जैसे कि बिहार में पैसरा है। इन सब साइट्स में हमको बहुत सारे स्टोन टूल्स मिल जाते हैं जो बने हैं क्वार्ट्जाइट से। क्योंकि क्वार्ट्जाइट से बने हुए हैं तो हमको ये वाली साइट्स हमको एलुवियल वैलीज में नहीं मिलती, यानी कि गंगा में, गंगा रिवर वैली में, या ब्रह्मपुत्र रिवर वैली में, या इंडस रिवर वैली में उतने लार्ज स्केल पे नहीं मिलती ऐसी साइट्स। गंगा रिवर वैली में फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती, बट रिवर वैलीज में कम मिलती है। क्यों? क्योंकि पत्थरों की ज़रूरत थी। The early man preferred living around the hills, the rocks, the rocky areas. So that is the उसके अलावा इसी टाइम पीरियड पे हमें फायर का कंट्रोल देखने को मिलता है, तो दैट इज पैलियोलिथिक पीरियड, एंड सोसाइटीज वर हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल हंटिंग एंड गैदरिंग थी। अगर हम अब मेसोलिथिक टाइम पीरियड की बात करें तो इसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़े छोटे पत्थर मिले हैं। इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर से कम के स्टोन्स यूजुअली होते हैं, उनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। और ऐसे माइक्रोलिथ्स हमें बहुत सारी साइट्स में अगेन मिले हैं, जैसे कि राजस्थान में तिलवाड़ा हो गया, बागोर हो गया, गुजरात में लंगनज हो गया। इसी तरीके से हमको यहाँ पर काफ़ी सारे बरियल्स मिलते हैं, जैसे कि महादहा, दमदमा, ऐसी कुछ साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। हमको बात ये याद रखनी है कि इस वक्त जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पर टेम्परेचर जो है राइज होना शुरू हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रासलैंड्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो अगर ग्रासलैंड्स डेवलप होना शुरू हो गए तो पैस्टोरलिज्म, थोड़ा सा पैस्टोरलिज्म से ज़्यादा आई वुड से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। आफ्टर मेसोलिथिक पीरियड जो कि 1000 to 600 BC के बीच में था, हमको देखने को मिलता है न्यू स्टोन एज 7000 to 1000 BC के बीच में मिलता है ना। इसकी बहुत सारी रीजनल वेरिएशन है। अगर हम ऊपर जाएं कश्मीर की ओर, हमें बुर्ज़होम और गुफक्राल देखने को मिलता है। इधर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है बलूचिस्तान की ओर, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद हमें देखने को मिलता है। साउथ में जाएं तो मस्की, हलूर, ब्रह्मगिरी जैसी साइट्स, पय्यमपल्ली जैसी साइट्स हमें
हमें देखने को मिलती हैं। इवन ईस्ट में हमें साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे सरुतरु एंड दाउजली हदिंग। यहाँ पर हमें पहला एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटीज़, फर्स्ट विलेजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा था। पहले इंसान नोमैडिक था, मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि कोई सेटल्ड प्लेस नहीं थी। जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो जाती है तो पहले विलेजेस, और इन एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को रखने के लिए पॉटरी की ज़रूरत होगी, तो पॉटरी भी हमें देखने को मिलती है। मेसोलिथिक पीरियड में भी थोड़ी बहुत मिलती है, पर मेजर पॉटरी हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसी पीरियड को बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी, क्योंकि इस टाइम पे पहले विलेजेस इंसान को थोड़ा सा सिविलाइज्ड होना हल्का हल्का आना शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं कि इसके बाद जब ये स्टोन टूल्स के साथ साथ हमें मेटल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कौन सा ऐसा पहला मेटल है जो हमें मिलता है? दैट इज कॉपर। चैल्कोलिथिक फेज इसको बोलते हैं, जहाँ कॉपर प्लस स्टोन टूल्स मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा नियोलिथिक फेज 7000 to 1000 BC के बीच में है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें टूल्स मिलते हैं, अलग अलग रीजनल वेरिएशन है। चैल्कोलिथिक पीरियड भी इसी तरीके से 3000 to 1000 BC के बीच में मिलता है। इसका मेजर रीजन हमें देखने को मिलता है राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र। जैसे राजस्थान में आपको पता है खेतरी माइंस है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं गणेश्वर एंड जोधपुरा। उसी के साथ आहार और गिलुंड कल्चर हमें देखने को मिलता है। फिर हमें यहाँ पर मालवा कल्चर देखने को मिलता है एंड जॉर्वे कल्चर इन महाराष्ट्र अमंगस्ट अदर्स। ये रीजन्स बेसिकली है। साउथ में भी थोड़े बहुत कल्चर्स मिलते हैं, बट मोस्टली कंसंट्रेटेड इन दिस एरिया। और अब इसके क्या मेजर फीचर्स हैं? पहले तो कॉपर टूल्स, स्टोन टूल्स के साथ साथ उस तरीके से जो विलेजेस हैं और रिफाइन होना शुरू हो जाते हैं। पॉटरी बहुत शानदार मिलती है। लेकिन ये विलेजेस सिटीज पहले कब बनी? कौन सा ऐसा दौर था? और क्या ये जो कल्चर है ये साइलोस में एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं। यहाँ पर जब चैल्कोलिथिक पीरियड इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा था, तो वही दूसरी ओर इसी टाइम पीरियड में 2600 से 1900 BC के बीच में यहाँ पर इंडस रिवर वैली के पास और गुजरात रीजन में एक नई सिविलाइजेशन का निर्माण होता है, विच इज कंटेम्प्रेरी बट हाईली अर्बनाइज्ड, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि चैल्कोलिथिक पीरियड के ये कंटेम्प्रेरी हैं। चैल्कोलिथिक लोगों से ये कॉपर लेते थे और बाहर से टिन इंपोर्ट कर कर ब्रॉन्ज ये बनाते थे। याद रखिएगा, अभी आयरन नहीं मिला है। यहाँ पर हमें जैसे हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली जैसी साइट्स मिली हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं फर्स्ट सिटीज, फर्स्ट प्लान्ड सिटीज, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेडिंग इकोनॉमी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमें देखने को मिलता है। दिस वाज द फर्स्ट phase of urbanization. Indus Valley civilization rose in 2600 and declined roughly around 1900 BC. इसके बाद थोड़ा सा वैक्यूम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एक कल्चर हमें मिलता है, दैट इज आयरन एज। इट इज डिफाइंड बाय द वैदिक पीरियड। नॉर्थ में इसी रीजन में सबसे पहले जहाँ पर इंडस वैली लोग रहते थे, 1500 से 1000 BC के बीच में, कुछ उसके 300-400 साल बाद, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वैदिक पीपल, 1500 से 1000 BC के बीच में हमें वैदिक सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग पेस्टोरल फिर से हो जाते हैं, फिर से विलेज लाइफ देखने को मिलती है। लेकिन ये लोग गंगा वैली की ओर शिफ्ट करते हैं। लेकिन मैंने तो आपको बताया था, जैसे अर्ली जो पैलियोलिथिक लोग हैं ज़्यादा वैलीज में नहीं रहते हैं, क्योंकि बहुत घने जंगल हैं और पत्थरों के पास वो रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ये डिस्टिंग्विश ही लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड दो पीरियड्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर पीरियड। वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड आपका 1500 से 1000 BC के बीच में है। और जब आयरन की शुरुआत हुई, आयरन की डिस्कवरी हुई, तब इसी को जो सोसाइटी में चेंजेस आए उसको लेटर वैदिक पीरियड बोल देते हैं। दैट इज अराउंड 1000 to 600 BC। आयरन आई तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुए, तो लोग यहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। जब क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हुआ तो एग्रीकल्चर हुआ, और एग्रीकल्चर की वजह से डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन इन सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स भी डेवलप होते हैं। दैट इज योर वैदिक पीरियड 1500 to
600 BC अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। बट ये तो हमने नॉर्थ की बात करी, लेकिन साउथ में क्या हो रहा था? साउथ में एक और आयरन एज का पैरेलल सिस्टम था, दैट वाज मेगालिथिक पीरियड। मेगा मीन्स लार्ज, लिथ मीन्स स्टोन्स। यहाँ पे हमको बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं, डोलमेंस, सिस्ट्स, ये सब मिलते हैं। ये बरियल ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर से हमें बहुत सारे आयरन टूल्स एंड बरियल्स देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, तो स्टोन और बड़े बड़े स्टोन्स के बेसिस पे हम साउथ इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं। और इसका टाइम पीरियड भी 1000 to 3000 BC, तो ये वैदिक पीरियड का पैरेलल था। तो ये तो कहानी रही, हमने देखा कि वैदिक पीरियड अबाउट 500 BC तक हमने कहानी समझ ली है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं महाजनपद। ये कुछ 300 to 600 BC के बीच में है। यहाँ पर शुरुआत होती है पहली स्टेट। पहली स्टेट कुरु को यूजुअली माना जाता है, और ऐसी 16 महाजनपद थे ऑल अक्रॉस द गंगा वैली। ऑल अक्रॉस द गंगा वैली हमको 16 महाजनपद मिलते हैं। अगर हम इसका वेस्टर्न मोस्ट देखें तो कंबोज किंगडम, तक्षशिला या जिसे गंधारा किंगडम भी बोलते हैं, उसके साथ साथ किंगडम्स लाइक अंगा या अंग किंगडम, उसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट मगध किंगडम। अगर हम थोड़ा साउथ की ओर जाएं, गोदावरी रिवर के पास हमें असक किंगडम देखने को मिलता है, अवंती किंगडम मिलता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। तो यहाँ पर हमें 16 महाजनपद मिलते हैं। देखो, जो 16 महाजनपद है, हमने देखा था कि अभी लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही है, हल्के फुल्के पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो रहे हैं। वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हमें मिलते हैं जनपद, छोटे छोटे रीजन्स जहाँ पर ट्राइबल्स हैव सेट इन देयर फुट, टेरिटरी इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गई है। ऐसी बहुत सारी ट्राइब साथ में आती है और मिलकर बनाती है 16 महाजनपद 600 से 300 BC के बीच में। दिस वाज आल्सो नोन एज सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से सोसाइटी अर्ली मैन से हंटिंग गैदरिंग, देन आपकी अर्ली विलेजेस शुरू होते हैं। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर रूरलाइजेशन, और फिर से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। लेकिन अब टाउन्स सिर्फ इकोनॉमिक नहीं थे जैसे इंडस वैली में थे, अब टाउन्स थे पॉलिटिकल। पहली स्टेट्स बन रही थी, छोटी छोटी स्टेट्स जिन्हें महाजनपद बोलते हैं, वो बन रही थी, ग्रेट स्टेट्स बन रही थी। सोशल रीजंस की वजह से टाउन्स डेवलप हो रहे थे, रिलीजियस टाउन्स डेवलप हो रहे थे। दिस वाज आल्सो द टाइम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हमें महाजनपद के पीरियड में ही 5th to 6th to 5th सेंचुरी BC में बुद्धा और जैनिज्म, महावीर जैनिज्म का टाइम पीरियड भी मिलता है, जो इसी रीजन में मगध, वज्जी रीजन एंड देन साक्य किंगडम में वो बर्थ लेते हैं। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में हम पहली इन्वेजन्स भी देखते हैं। तो आपने देखा, महाजनपद जब पहली स्टेट फॉर्मेशन हो रही है, तो हम यहाँ पर ना सिर्फ स्टेट फॉर्मेशन एट इकोनॉमिक लेवल और पॉलिटिकल लेवल और सोशल लेवल देखते हैं, बाहरी पावर्स भी इंडिया में आ रही हैं। पहली इन्वेजन होती है पर्शियन, ठीक है, साइरस एंड डेरियस, इरानियन इन्वेजन जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा ये होती है 6th सेंचुरी में, एंड दूसरी इन्वेजन हमें देखने को मिलती है अलेक्जेंडर की। ग्रीक इन्वेजन हमें देखने को मिलती है 4th सेंचुरी BC, अभी BCE ही चल रहा है, बिफोर कॉमन एरा। अब बात करते हैं राइज ऑफ मगध, क्योंकि ये 16 महाजनपद में से एक स्टेट जो उभर कर निकलती है, दैट इज मगध। लेट अस स्टडी हाउ मगध रोज। जो मगध है, ऐसा छोटा सा रीजन था, महाजनपद के टाइम पे ही ये धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। कुछ डायनेस्टीज हैं, हार्यंक डायनेस्टी, अजातशत्रु और बिंबिसार जो हैं, वो दोनों यहाँ पर मगध को एक्सपैंड करते हैं। हार्यंका डायनेस्टी 6th to 5th सेंचुरी BC के बीच में राइज करती है, और ये पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाते हैं। फिर हमें थोड़ा, जब ये एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है और राइज होती है शिशु नाग डायनेस्टी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड देन इनका राइज होता है 5th to 4th सेंचुरी। अब जब ये डिक्लाइन होती है, तो यहाँ पर शुरू होते हैं नंदा, और ये यहाँ तक, उज्जैन तक अपना कंट्रोल बनाते हैं। एंड ये पहले एम्पायर बिल्डर्स भी इनको कहा जाता है, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स, और इनका टाइम पीरियड भी होता है 4th सेंचुरी। इन्हीं हार्यंकास के टाइम पीरियड पे
पर्शियन इन्वेजन होती है, इन्हीं नंदास के टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर की इन्वेजन होती है। बट याद रखिएगा, दे डिड नॉट डायरेक्टली फेस दीज इन्वेडर्स बिकॉज अलेक्जेंडर जैसे ब्यास को तो क्रॉस ही नहीं करता है, क्योंकि नंदास का इतना रूल होता है। दूसरी बात ये है कि हमने ये सिचुएशन तो समझ ली, बट क्या नंदास जो इंपीरियल या एम्पायर बिल्डर्स थे पहले, क्या उन्होंने ऑल इंडिया एम्पायर बनाया? लग तो नहीं रहा, क्योंकि ऑल इंडिया एम्पायर बनाते हैं मौर्यास। मौर्यास कैसे? जब नंद वंश को रिमूव करते हैं, कौन? नंदास को रिमूव करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, ये दोनों मिलकर फिर आगे वो एम्पायर एक्सपैंड करते हैं, ना सिर्फ पाटलिपुत्र बट ऑल ओवर इंडिया, गंधारा एंड सब कुछ। बस साउथ का एक छोटा सा हिस्सा छूट जाता है, बाकी सब जगह 4th to 2nd सेंचुरी अबाउट 322 BCE में जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर इसको कंसोलिडेट, इतने बड़े एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं अशोका, जो धम्म की पॉलिसी यूज कर लोगों को साथ में जोड़ते हैं एथिक्स के थ्रू। वहीं दूसरी ओर साउथ में एक अलग एज चल रही होती है। यहाँ पर चोलाज तमिलनाडु रीजन में, साउथ तमिलनाडु रीजन में पांड्यास, एंड यहाँ केरला रीजन में चेराज हमें देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं संगम। संगम ये वो वाला टाइम पीरियड है जहाँ हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट तमिल टेक्स्ट मिलते हैं, और यहाँ पर लोग, ये डायनेस्टीज रहती हैं 300 BCE टू 300 AD, 600 साल। यानी कि मौर्यास के टाइम पीरियड पे तो ये हैं ही हैं, उसके साथ साथ पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में भी हैं। अब समझते हैं, जब मौर्यन एम्पायर टूटकर बिखरता है तो क्या होता है? साउथ में तो संगम एज कंटिन्यू कर रही होती है, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न भी है, 300 BCE टू 300 AD। थोड़ा सा रीजनली समझते हैं, क्योंकि अब कंफ्यूजन्स बढ़ जाती हैं कि अब कौन सी डायनेस्टी आई। देखो, पाटलिपुत्र में जब मौर्यास डिक्लाइन हुए, इनका सेंटर तो मौर्यास का पाटलिपुत्र ही था, बाकी सारा तो इनका कंट्रोल जरूर था, लेकिन मेन सेंटर इनका पाटलिपुत्र था। मौर्यास हमने देखा दैट मौर्यास वर 4th to 2nd सेंचुरी BCE। अभी भी इनके बाद आते हैं ब्राह्मण रूलर्स जिनका नाम है सुंगाज, ये रहते हैं 2nd to 1st सेंचुरी BCE। इनके बाद आते हैं कानवास, ये भी इनको रिमूव करते हैं और ये अबाउट 1st सेंचुरी BCE में ही रहते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इतना ही इनका रीजन होता है। तो फिर वेस्ट में, साउथ में, डेक्कन में क्या होता है? साउथ में तो हमने समझ लिया दैट संगम एज कंटिन्यूज। देखो, इस वक्त नॉर्थ वेस्ट रीजन में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, दैट मीन्स फॉरेन इन्वेजन। मॉरियंस ने तो वो एरिया को संभाल लिया था। जब मॉरियंस का डिक्लाइन हुआ, फिर से वेस्टर्न इंडिया आपका फॉरेनर्स के हाथों में आ जाता है। तो अब यहाँ पर फिर से, जैसे हमने देखा पर्शियन इन्वेजन होती है मौर्यन से पहले 6th सेंचुरी BCE में, इसी तरीके से हमने देखा अलेक्जेंडर की इन्वेजन देखी हमने 4th सेंचुरी BCE में। अब आते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स आते हैं कुछ 2nd सेंचुरी BCE में। इनके बाद आते हैं स्किथियंस। स्किथियंस मोस्टली सेंट्रल एशियंस थे, या इनको साकास भी बोलते हैं। ये भी हमारे कुछ 1st and 2nd सेंचुरी BCE में, आप रफली इनको कंसिडर कर लें, अप टिल 4th to 5th सेंचुरी AD। यस, 500-600 साल ये रूल करते हैं। इनके बाद आते हैं पार्थियंस, ये थोड़े टाइम के लिए ही इंडिया में आते हैं। और इन्हीं के बाद आते हैं आपके कुशान्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया को ना सिर्फ यहाँ आते हैं, इन्वेडर्स की तरह नहीं आते, रादर खुद ये सारे के सारे, while these invaded they made the country as their own। कुशान्स आते हैं अबाउट 1st to 4th AD, और यही कुशान्स, यही इंडो ग्रीक्स issued the first gold coins in India, and कुशान्स issued the purest gold coins in India, and they established an empire, कुशान्स up till मथुरा and पेशावर, एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने रूल किया। ये कहानी थी पोस्ट मौर्यास की। काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई होप आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं डेक्कन की। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आती है सतवाहनास। सतवाहनास जो थे, ये भी ब्राह्मण्स थे। ये 200 to 300, 200 BCE टू 300 AD, यानी कि 500 साल यहाँ पर रूल करते हैं। तो ये कहानी थी
पोस्ट मौर्यस की अगर हम यहाँ वाला रीजन की बात करें, ये यहाँ पर एक और डायनेस्टी आती है, चेदी डायनेस्टी या फिर महामेघवाहन डायनेस्टी भी इनको बोलते हैं, और ये रफली 4th सेंचुरी एडी तक रूल करती है, क्योंकि ये रीजन भी मौर्यन एम्पायर का हिस्सा। तो आपने देखा मौर्यन एम्पायर जैसे टूटा तो ईस्ट में तो कुछ डायनेस्टी आ गई, वो इतना बड़ा एम्पायर सेट नहीं कर पाए, और बाकी जगह छोटी छोटी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। गुजरात रीजन में भी यही साकाज वेस्टर्न क्षत्रपास के नाम से रूल करते हैं 5th सेंचुरी एडी तक, गुप्तास के टाइम पीरियड तक। अब बात करते हैं गुप्तास। गुप्तास का टाइम पीरियड पोस्ट मौर्यस के बाद शुरू होता है 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी एडी एनो डोमिनी या कॉमन एरा, आज से कुछ 1500-1600 साल पहले। जो गुप्ताज हैं ये भी शुरुआत पाटलिपुत्र से करते हैं। हमने देखा कि आफ्टर मौर्याज, शुंगाज, कानवाज, इन सब के बाद थोड़ा सा पाटलिपुत्र में वैक्यूम आ जाता है। इसी वैक्यूम को यूज करते हुए राइज होते हैं गुप्ताज। गुप्ताज यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग नहीं रहते, ये एम्पायर बनाते हैं, कुछ इतना रफली इनका एरिया होता है, ये एम्पायर बनाते हैं नॉर्दर्न इंडिया की ओर। यस, ऑल ओवर इंडिया ये एम्पायर नहीं बना पाते हैं, बट रिच होते हैं ये कल्चरली। इन टाइम पे गोल्डन एज इंडिया को बोला जाता है, गोल्डन एज फॉर टेम्पल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर, नगरा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, भीतरगांव ब्रिक टेम्पल, देवगढ़ टेम्पल ये बिल्ड करते हैं। उसके अलावा क्लासिकल एज ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लिटरेचर्स लिखे गए, कालिदास से लेकर वराहमिहिर तक सबने संस्कृत में बहुत ब्यूटीफुल लिटरेचर्स लिखे। तो वाइल इट वाज नॉट एन ऑल इंडिया एम्पायर कंप्लीटली, बट इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चरली रिच एम्पायर विच स्टैंड्स द टेस्टमेंट ऑफ टाइम। उसके अलावा इन्हीं के रिलेटिव्स हैं वकटकास। असल में जो गुप्ताज हैं उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता, शी वॉज मैरिड ऑफ टू वकटकास। ये वकटकास कंटेम्प्रेरी थे गुप्ताज के, एंड ये लोग अबाउट 2nd to 3rd मान लीजिए 3rd to 6th सेंचुरी एडी तक ये भी रहते हैं। जब गुप्तास का एम्पायर डिक्लाइन होता है, कहानी और पेचीदी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो अब थोड़ा सा क्विकली देखेंगे, जब गुप्तास डिक्लाइन करते हैं ऑल इंडिया एम्पायर में क्या था, गुप्तास की और क्या चल रहा था। शुरुआत करते हैं पहले साउथ से। साउथ में हमने समझा था संगम एज, जो संगम एज है बोलते हैं, ये कुछ 3rd to या 4th to 6th सेंचुरी एडी तक रहती है रफली। छोटे छोटे रीजन्स में इनका कंट्रोल होता है। एंड अर्ली पल्लवास, अर्ली पल्लवास ये वही पल्लवास की अर्ली लाइन है जिन्होंने महाबलीपुरम को बनाया, ये भी 3rd to 6th सेंचुरी रूल करते हैं। इसके बाद डेवलप होते हैं पल्लवास ऑफ कांची। पल्लवास ऑफ कांची जो रूल करते हैं, ये इन्हीं पल्लवास की मेन लाइन है, और ये पल्लवास ऑफ कांची 6th to 9th सेंचुरी तक ये रूल करते हैं और ये महाबलीपुरम का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपीरियल चोलास शुरू करते हैं, ये कुछ 9th to 13th सेंचुरी हमें देखने को मिलते हैं। इंपीरियल चोलास ये वाले चोलास से अलग हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा एम्पायर इवन नॉर्थवर्ड इन्होंने कंट्रोल किया और गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल भी बनाया। क्यों? क्योंकि इधर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी इस रीजन को। तो बात करते हैं अब कर्नाटका और डेक्कन वाले रीजन की। हमने बात करी थी कि कर्नाटका रीजन में और डेक्कन स्पेशली हमने बात करी थी जो पोस्ट मौर्यस थे वहाँ पर आए थे सतवाहनास। सतवाहनास रहे थे अबाउट 3rd सेंचुरी BCE टू 200 BCE रफली, है ना। इनके बाद हमने देखा था वकटकास आए थे गुप्तास के टाइम पीरियड पे, ये थे कुछ 300 to 600 BC। रफ टाइमलाइंस है, एग्जैक्ट टाइमलाइंस आपको याद भी नहीं करनी है, बट ये ऐसे समझना ज़रूरी है। वकटकास के बाद स्पेशली कर्नाटका रीजन में हमें देखने को मिलते हैं चालुक्याज ऑफ बदामी, जिन्होंने आईहोल और बदामी के टेम्पल्स को बनाया और साथ में पट्टाडकल टेम्पल अक्रॉस द मालप्रभा रिवर को भी बनाया। तो ये कुछ 200 साल रूल करते हैं 6th
to 8th सेंचुरी एडी। इनके बाद आपके आते हैं राष्ट्रकूट्स, ठीक है, राष्ट्रकूट्स इनके टाइम पीरियड पे आते हैं। ये भी कुछ 200 साल रूल करते हैं, 8th to 10th सेंचुरी, और इन्होंने बनाए एलोरा टेम्पल्स को बिल्ड किया, खास करके कैलाशनाथ टेम्पल विच इज़ अ वंडर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन्हीं राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन को एट्रीब्यूटेड है। इसी के बाद साउथ में जगह नहीं है, लिख लेते हैं, होयसलास आते हैं, और होयसलास सर्वाइव करते हैं अंटिल 14th सेंचुरी, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड तक ये थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं, और बस 14th सेंचुरी में ये भी डिक्लाइन हो जाते हैं। ये कहानी थी आपकी कर्नाटका रीजन की। तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन तो हमने कर लिया 14th सेंचुरी तक, 13-14 सेंचुरी तक। अब बात करते हैं हम इस रीजन की, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, लेट्स ट्राई एंड स्टडी। जो आपका गुप्ता एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है एट व्हाट टाइम पीरियड? गुप्ता एम्पायर डिक्लाइंस अराउंड 6th सेंचुरी। तो इसी रीजन में अब आते हैं लेटर गुप्तास। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको पता है गुप्तास के टाइम पीरियड पे लैंड ग्रांट्स बढ़ जाते हैं और फ्यूडलिज्म बिगिन हो जाता है। दैट मीन्स जो लेटर गुप्तास हैं वो गुप्तास की लाइनेज नहीं, उन्हीं के फ्यूडेटरीज हैं। इस रीजन में वो कंट्रोल करता है, थोड़ा बहुत मालवा की और भी उनका कंट्रोल होता है। वेयर एज यहाँ पर हरियाणा कुरुक्षेत्र वाला रीजन, इसे थानेसर बोलते हैं, यहाँ पर हैं पुष्यभूतिस या वर्धांस, है ना, पुष्यभूतिस या वर्धांस। इनका भी शुरुआत हो जाती है 6th सेंचुरी से, है ना। उसके बाद यहाँ कन्नौज वाला रीजन हम देखते हैं, यहाँ पर है मोखारीज। अब मोखारीज और पुष्यभूतिस भी रिलेटिव्स हैं एक तरीके की। पुष्यभूतिस की जो हर्षा की बहन थी, ही वाज मैरिड विद मोखारीज। ये भी 6th to 7th सेंचुरी तक रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बंगाल में गौडास भी देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे देखते हैं अपनी राइवलरीज को ओवरकम करके जो पुष्यभूति का एक विशाल किंग है हर्षवर्धन, 7th सेंचुरी में वो इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लगा लेता है और इसको बोलते हैं एम्पायर ऑफ हर्षा। 7th सेंचुरी में इन्हीं के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग भी इंडिया में आते हैं। ऑन दी अदर हैंड गुजरात में क्या चल रहा है? गुजरात में एक डायनेस्टी होती है मैत्रिकास ऑफ वल्लभी। यहाँ पे ये डायनेस्टी कुछ 5th to 8th सेंचुरी देखने को मिलती है और इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं ईस्टर्न गंगास। ईस्टर्न गंगास भी दो तरीके के हैं, एक अर्ली वाले ईस्टर्न गंगास और एक लेटर ईस्टर्न गंगास या इंपीरियल ईस्टर्न गंगास। ये हमें देखने को मिलते हैं, अर्ली वाले मिलते हैं कुछ 10th सेंचुरी तक और लेटर वाले मिलते हैं कुछ 14th सेंचुरी तक रफली, और एक वेस्टर्न गंगास भी इस रीजन में हमें होते हैं। बस ये कुछ आपके मेजर डायनेस्टीज थी, ये थी टाइमलाइन, ये था रीजन। मैपिंग के थ्रू क्लैरिटी होती है। इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री, ऑलवेज स्टडी विद मैप्स, with rough timelines as well as geographical history and the key features, and then it will become a cakewalk. Comment medieval in the chat section if you want me to create a similar timeline for medieval history. I hope it helped and I wish you good luck.